हेलो स्टूडेंट, अपने आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले के द्वारा दी गई थी उसके ऊपर अपने कल जो प्रीवियस वीडियो था उस प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे और उसी को अपने कंटिन्यू रखेंगे। और कंटिन्यू रखते हुए जो अपने उसमें बातें बताई या बातें की, उसके बाद की जो अपने इसमें बातें करते हैं कि अपने यहाँ पर बता दिया कि जो एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ए वर्ग है, जो इसको आज के समय में जो IPS है इसको नाम क्या दे देती है, प्रथम वर्ग कहा जाता है। उस प्रथम वर्ग को क्या नाम दिया जाता है, क्षारीय धात्वें नाम दिया जाता है। इसके अंदर अपने कहा कि जो अपवाद है वो अपवाद कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन धातु नहीं है, ये ध्यान रखना है अपने को, लेकिन इसको प्रथम वर्ग में रखा गया है। इसके अलावा जो सेकंड ए या जो दूसरा वर्ग है IPSC के द्वारा निर्धारित, उसे अपने क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। ठीक है, बीच के जो 10 वर्ग है, थर्ड बी से लेकर सेकंड बी तक, अर्थात तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग के जो तत्व थे उनको डी ब्लॉक और संक्रमण तत्व इसे नाम दिया गया था। इसके बाद में अपने कहते हैं यहाँ पर एक सीढ़ी नुमा आकृति है। इस सीढ़ी नुमा आकृति के इस तरफ अगर देखे जाएं तो वो सारी धातुएं हैं और सीढ़ी नुमा आकृति के उस तरफ क्या आ जाती है, अधातुएं आ जाती हैं। इसमें जो उपधात्विक जो तत्व है, जो आपने कहा था सीढ़ी नुमा आकृति के ऊपर है, तो पहला जो उपधात्विक तत्व हो जाता है बोरोन, दूसरा उपधात्विक तत्व हो जाता है सिलिकन, तीसरा जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी और ट्यूलेरियम। ठीक है, तो ये उपधात्विक तत्व आ जाते हैं, जैसे पोलियम और एस्टेटिन को भी कह सकते हैं, लेकिन ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका जिक्र अपने नहीं करते हैं। तो ये अपने पास जो उपधात्विक तत्व आ जाते हैं, उपधातु है हमारी आवर्त सारणी की। इसके बाद में आपने कहा था कि जो एक वर्ग है उस एक वर्ग को एक परिवार के रूप में जाना जाता है। जैसे हमने कहा कि जो शून्य समूह, ये जो शून्य वर्ग है, उस शून्य वर्ग को अपने क्या बोला जाता है, आज उत्कृष्ट गैस परिवार बोला जाता है। इसी तरह से जो 17वां वर्ग है इसे अपने हैलोजन परिवार के नाम से जानते हैं। तो एक वर्ग को क्या कहा जाएगा, एक परिवार कहा जाएगा। ठीक है, एक फैमिली के रूप में वो बिलोंग करेगी। ठीक है, अब इसके अलावा अपने बात करें तो जो आवर्त सारणी में जो स्थान नहीं मिला, F ब्लॉक जो तत्व है जिसे अपने आंतरिक संक्रमण तत्व कहा है, ये आंतरिक संक्रमण जो तत्व है वो अपने देखते हैं तो आवर्त सारणी में इसकी जो स्थान है इसका कौन से वर्ग से संबंध रखता है। अगर लेंथेनाइड श्रेणी की अगर अपने बात करें तो लेंथेनाइड श्रेणी कहाँ से संबंध रख रही है, देखो यहाँ से लेंथेनम से संबंध रख रही है। तो लेंथेनम अर्थात आपसे पूछा जाए कि लेंथेनाइड श्रेणी का कौन सा वर्ग है, तो कौन सा वर्ग हुआ, थर्ड बी या तीसरा वर्ग इसे बोलेंगे। इसी तरह से जो एक्टिनाइड श्रेणी है, ये तो एक्टिनाइड तत्व है और इस एक्टिनाइड तत्व से ही बना दी गई एक्टिनाइड श्रेणी, तो इसका वर्ग भी कौन सा है, एक्टिनाइड श्रेणी का वर्ग भी कौन सा है, थर्ड बी या तीसरा वर्ग है। आवर्त की बात करें तो ये आवर्त हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा और सातवां। इसका मतलब जो लेंथेनाइड श्रेणी है वो 7वें आवर्त से संबंध रख रही है, और छठे आवर्त से संबंध रख रही है। और एक्टिनाइड जो श्रेणी है वो कौन से आवर्त से संबंध रख रही है, 7वें आवर्त से संबंध रख रही है। अब कहां से कहां तक है, तो अपने कहेंगे कि जो लेंथेनाइड श्रेणी जो हमने बनाई है वो लेंथेनाइड श्रेणी हमारे पास जो बन रही है वो 58 से लेकर 71 तक है। कहां से कहां तक है ये, 58, 58 से लेकर कहां तक है, 71। देखिए 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। तो लेंथेनाइड जो श्रेणी होगी वो कहां से कहां तक होगी, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर कहां तक होगी, 71 तक होगी। इसका मतलब जो लेंथेनाइड जो तत्व है ना, लेंथेनम तत्व, इसका परमाणु क्रमांक तो कितना है, 57। और इसके बाद जो हाफेनियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 72 है। तो 58 से लेकर 71 तक आवर्त सारणी में स्थान न देकर इसको आवर्त सारणी से नीचे रख दिया गया। तो लेंथेनाइड श्रेणी कहां से कहां तक आती है, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर कहां तक आती है, परमाणु क्रमांक 71 तक आती है। ठीक है, इसी तरह से जो एक्टिनाइड श्रेणी है, इस एक्टिनाइड श्रेणी की बात करें तो यहां पर जो एक्टिनाइड जो तत्व है, इस एक्टिनाइड तत्व का परमाणु क्रमांक है 89। तो इसका मतलब इसकी शुरुआत कहां से होगी, 90 से शुरुआत होगी। तो जो थोरियम तत्व है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 90 है। और 90 से लेकर जो लरेशियम जो अंतिम तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 103 होता है। तो इसका मतलब जो एक्टिनाइड श्रेणी है वो एक्टिनाइड श्रेणी परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 90 से लेकर कहां तक उपस्थित होती है, 103 परमाणु क्रमांक तक होती है। इसके बाद में जो रदरफोर्डियम जो तत्व है, इस रदरफोर्डियम तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना आता है, 104 आता है।
ठीक है। तो 90 से लेकर 103 के जो तत्व हैं इनको आवर्त सारणी से नीचे स्थान दे दिया गया, जिसको आंतरिक संक्रमण तत्व नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आवर्त सारणी की बातें हैं। यहां पर भी तत्व आए हैं, 118 तक आज आवर्त सारणी के अंदर हैं, लेकिन ये माना जाता है कि परमाणु क्रमांक 92 से ऊपर के जो तत्व है, परमाणु क्रमांक 92 किसका है, देखो यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 92 है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 92 है। तो ये माना जाता है कि परमाणु क्रमांक 92 या 92 से जो ऊपर के जो तत्व हैं उन तत्वों को क्या बोला जाता है, अति भारी तत्व बोला जाता है। क्या नाम दिया जाए इसके ऊपर के तत्वों को, अति भारी तत्व इन्हें नाम दिया जाता है, या इसे बोल देते हैं आज के समय में परा यूरेनियम तत्व। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 92 से ऊपर या 92 से ऊपर के जो तत्व हैं इन्हें क्या नाम दिया जाता है, अपने बोलेंगे तो अति भारी तत्व, या इसे क्या कहा जाता है, परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है, यूरेनियम के बाद में आने वाले तत्व। तो ये जितने भी 92 से ऊपर के जो तत्व हैं वो सभी तत्व कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व हैं। सारे के सारे क्या हैं, कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व हैं, अर्थात इन्हें प्रयोगशाला में निर्मित किया गया है, संश्लेषित किया गया है। तो संश्लेषित रेडियो एक्टिव तत्व हैं और जिनका जो अर्ध आयुकाल है वो 3 मिनट से भी कम का रहता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में बात की कि जो तत्व हैं इन्हें अपने आपसे पूछे जाएं कि अति भारी तत्व क्या है, तो आपने कहा कि परमाणु क्रमांक 92 या यूरेनियम के बाद में आने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, अति भारी तत्व या परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो आपने इसके बारे में कहा कि ये जो सभी तत्व है वो कैसे हैं, कृत्रिम, या आपने कह सकते हैं कि जो संश्लेषित रेडियो एक्टिव तत्व है और इनका जो अर्ध आयुकाल है वो 3 मिनट से भी कम का रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में आवर्त सारणी के बारे में अपने डिस्कस करने के बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे आवर्त सारणी को। प्रत्येक वर्ग का जो अध्ययन है वो हमारे सिलेबस में रखा गया है। एस ब्लॉक का अध्ययन अलग से रखा गया है, पी ब्लॉक का अध्ययन अलग है, डी ब्लॉक का अध्ययन अलग है। तो सभी ब्लॉकों का जो अलग अलग अपने अध्ययन कहा जाता है। इसी तरह से कहूँ कि जो एस और पी ब्लॉक जो है, एस व जो पी ब्लॉक को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, निरूपक तत्व कहा जाता है। निरूपक तत्व या रिप्रेजेंटेटिव तत्व। तो अपने से पूछा जाए कि निरूपक तत्व क्या है या रिप्रेजेंटेटिव तत्व क्या है, तो आपने कहा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, निरूपक तत्व, या अपने से क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये तत्व। ठीक है, अब आपने कहा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आधुनिक आवर्त सारणी किसके ऊपर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, और इसे ही क्या कहा गया था, आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहा गया था। ठीक है, तो आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप कहने के पीछे जो अर्थ था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी अपने जो परिभाषा दी थी कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन है। लेकिन अपने देखा था अगर परमाणु उदासीन है तो इसके लिए अपने कहा था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित रहता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अपने कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बार बार शब्द अपने प्रयोग में ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को एस, पी, डी और एफ उपकोष में रखना, या इलेक्ट्रॉनों को एस, पी, डी, एफ उपकोष में अपने आसानी से वहाँ पर क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें वहाँ पर उनको रखा जा सकता है, उसी ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। जैसे हमने सोडियम की बात करते हैं, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं सोडियम। तो अभी तक अपने ये लिखते थे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 था, तो 2, 8, 1 माना जाता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अर्थात सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको एस, पी, डी, एफ कक्षकों के अंदर अपने दिखाया गया है। इसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में बातें की। तो आज के अपने पास सबसे पहले थोड़ी सी अपने डिटेल स्टडी कर लेते हैं। अपने यहाँ पर बात करते हैं एस ब्लॉक तत्वों की बात करते हैं। तो एस ब्लॉक तत्वों के अंदर अपने बात करें कि जो सामान्य जो एस ब्लॉक तत्व हैं, अपने यहाँ पर कहा कि जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है, इसलिए अपने हाइड्रोजन को यहाँ पर नहीं रखेंगे। ठीक है, वैसे आवर्त सारणी में इसको धातुओं के साथ ही रखा गया है, लेकिन यहाँ पर अपने उसको अलग रखेंगे। तो तत्व कौन कौन से हैं अपने पास, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तत्व कौन कौन से हो गए? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रेंशियम। इसी तरह से यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेशियम, बेरियम और रेडोन। ये बेरिलियम है और ये क्या है? बेरियम है, Ba। ठीक है, तो अब ये अपने पास जो तत्व हैं इन्हें क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अपने एस ब्लॉक तत्व के रूप में इसे जाना जाता है। एस ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है? कि इनके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रविष्ट होता है? एस उपकोष में प्रविष्ट होता है। इसीलिए इन तत्वों को क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? जो प्रथम वर्ग, जिसको अपने क्या बोला है? इसको अपने नाम दिया था क्षारीय धातु। इसे क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। और इस वर्ग को क्या बोला जाता है? अपने क्षारीय मृदा धातु इसे कहा जाता है। ठीक है, तो एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल दो नाम हो गए। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो क्या होता है? NS1 और इनका होता है NS2। N क्या है? मुख्य कोश को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखें, मैंने कहा कि ये एस ब्लॉक तत्व है क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रविष्ट हो रहा है? एस उपकोष में प्रविष्ट हो रहा है। जैसे मैंने लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाता है? 1s2 2s1। तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रविष्ट हो रहा है? 2s1। एस में कितना है? 1 है। तो ये जो सभी तत्व हैं, इन सभी तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रविष्ट करेगा? एस उपकोष में प्रविष्ट करेगा। और एस में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या देखने को मिलेगी वो अपने को कितनी देखने को मिलेगी? यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन अपने को देखने को मिलेगा। इसी तरह से दूसरी तरफ जो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेशियम, बेरियम और रेडोन की अगर अपने बात करें तो इन सभी के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रविष्ट करेगा? एस उपकोष में प्रविष्ट करेगा। और एस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी देखने को मिलेगी? 2। तो जैसे मैंने कैल्शियम की यहाँ पर उदाहरण लेता हूँ तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो यहाँ देखा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रविष्ट हो रहा है? चौथे उपकोष में प्रविष्ट हो रहा है, एस उपकोष में प्रविष्ट हो रहा है। और एस उपकोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी देखने को मिल रही है? अपने को 2 देखने को मिल रही है। तो आपने यही कहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने आते हैं? एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपने इनको क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करें कि जो क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुओं की अगर अपने बात करें तो ये आयन कैसे बनाते हैं? ठीक है, क्योंकि ये धातु है और धातु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किसका निर्माण करते हैं? धनायन का निर्माण करते हैं। सभी ये धातुएं क्रियाशील धातुएं हैं और इनकी आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? कम होता है। तो इनके बारे में बात करें तो ये क्या है? क्रियाशील धातु है और इसकी जो आयनन एंथैल्पी है वो आयनन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। तो आयनन एंथैल्पी कम होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धनायन का निर्माण कर लेते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे ये? तो अपने बात करेंगे जो इसके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन है वो त्याग देंगे। तो इसका मतलब जो प्रथम है वर्ग है, जो क्षारीय धातुएं हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगी और इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है वो कौन सी देखने को मिलेगी? +1। इसी तरह से जो दूसरा वर्ग है उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी देखने को मिलेगी? +2। तो ये जितने भी तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सभी की ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता अपने को +1 ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें कोई और अन्य संयोजकता नहीं पाई जाती है। इसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेशियम, बेरियम और रेडोन, इन सभी में जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी देखने को मिलेगी? अपने को +2 ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलेगी। अर्थात क्षारीय धातुएं 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेती है और क्षारीय मृदा धातुएं 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेती है। अब देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व का लिखना है तो बड़ा लंबा हो जाता है अपने, तो इसको छोटा कैसे किया जाए? छोटे करने के लिए देखो, अपने कैल्शियम से पहले की उत्कृष्ट गैस याद करें। हमारे पास जो उत्कृष्ट गैसें वो कौन कौन सी होती है? देखो, हीलियम,
नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, ये उत्कृष्ट गैसें हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। इसका कितना होता है? 10। इसका 18, इसका 36, इसका 54 और इसका कितना होता है? 86। ठीक है, ये इनके परमाणु क्रमांक हो गए। अब अपने किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है, जैसे कैल्शियम का लिखना है, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20, 20 है। तो अपने देखते हैं कि 20 से पहले की उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो 20 से जस्ट पहले की उत्कृष्ट गैस कौन सी होगी? आर्गन। तो मैं कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखूंगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, गुरु कोष्टक में लगा दूंगा आर्गन को, लगा दिया। अब आर्गन को लगाने का जो अर्थ ये होगा कि यहाँ पर हमने 18 तक इलेक्ट्रॉन विन्यास पूर्ण कर दिया। इस तरह से गुरु कोष्टक में आर्गन को लिखने का जो अर्थ होगा वो अर्थ यह निकलेगा कि हमने 18 तक का इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट कर दिया। आर्गन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो ये होता है, आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो मैं आर्गन को बड़े ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसका मतलब मेरे को ये चीज लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, यहां तक मैं लिखूंगा ही नहीं। अब लिखना क्या है सिर्फ मेरे को इससे आगे का, तो इससे आगे का क्या है देखो 4s2। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बना दिया? आर्गन 4s2। ठीक है, तो बड़ा आसान हो जाता है, बड़े इजी वे में अपने इसको क्या किया जा सकता है? रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए इसके अंदर और आसानी से अपने जैसे किसी और तत्व का जैसे अपने को लिखना है, जैसे अपने बड़े तत्व का लिखना चाहते हैं, सीजियम का लिखना चाहते हैं, तो सीजियम का वैसे बड़ा लंबा चौड़ा परमाणु क्रमांक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3, इसका 11, ठीक है, इसका 19, ठीक है। अब 19 के बाद में अपने को जैसे इसका देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा? 35। 35 के बाद में अपने को इसका जो देखने को मिलेगा 55 और इसका जो देखने को मिलता है अपने को 87। ये हो जाएंगे अपने पास, इनके परमाणु क्रमांक हो गए। तो सीजियम का लिखना है, तो सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना है? देखिए 55 इसका परमाणु क्रमांक है। तो अपने देखते हैं 55 से जस्ट पहले की गैस कौन सी, उत्कृष्ट गैस कौन सी है? जिनोन है। कौन सी है? जिनोन। तो मैंने यहाँ पर गुरु कोष्टक में लिख देता हूँ जिनोन को। तो मैंने इसका मतलब 54 तक का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो अपने को इसका आवर्त का पता होना चाहिए, इसका आवर्त कौन सा है। देखो लिथियम दूसरे आवर्त से संबंध रखता है, सोडियम तीसरे से, पोटेशियम चौथे से, रुबिडियम 5वें से, सीजियम छठे आवर्त से संबंध रखता है। तो छठा अपने सीजियम का आवर्त पता है 6, और इसमें पता ही है कि पहले वर्ग का तत्व है, इसलिए क्या आएगा इसमें 6s1 आएगा। तो ये जिनोन का इलेक्ट्रॉन विन्यास अपने सीजियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है बड़ी आसानी से लिख दिया। इसके लिए अपने किसी भी तत्व के आवर्त और वर्ग के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसका परमाणु क्रमांक अगर ज्ञान है तो अपने किसी भी बड़े से बड़े तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आसानी से प्रदर्शित अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने इनके इलेक्ट्रॉन विन्यासों की बात आ गई, किस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास अपने को देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में एस ब्लॉक के बाद में जो अगला जो अपने पास वर्ग आता है वो वर्ग कौन सा आता है? पी ब्लॉक तत्व आते हैं। एस ब्लॉक के बाद में कौन सा वर्ग आएगा अपने पास? पी ब्लॉक तत्व। ठीक है, तो अगला अपने वर्ग यहां पर डिस्कस करेंगे, वो करेंगे पी ब्लॉक तत्व। अब अपने से परिभाषा पूछ ली जाए, पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, कौन से तत्वों को अपने पी ब्लॉक तत्व कहा जाता है? तो सिंपल सी बात, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रविष्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई? पी ब्लॉक तत्व है जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में उपकोष में प्रविष्ट होगा? पी उपकोष में प्रविष्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। और पी ब्लॉक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? तो अपने कहते हैं कि वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व हैं वो कौन से हैं? पी ब्लॉक तत्व हैं। पी ब्लॉक तत्व कौन से हो जाएंगे? वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के।
तो ये अपने पास पी ब्लॉक तत्व हैं। ठीक है, तो ये जो तत्व थे इन्हें क्या बोला गया अपने पी ब्लॉक तत्व, इसे नाम दिया गया है। ठीक है, तो पी ब्लॉक तत्व आ गए इसके अंदर। अब यहाँ पर अपने बात करें कि एक तो मैंने छोड़ दिया यहाँ पर हीलियम को। ठीक है, एक तो अपने किसको छोड़ा है यहाँ पर, हीलियम को छोड़ा है। ठीक है, क्योंकि अपने परिभाषा दी है कि वे तत्व ही पी ब्लॉक तत्व आते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रविष्ट होता है, पी उपकोष में प्रविष्ट होता है। लेकिन हीलियम में तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रविष्ट होता है, एस उपकोष में प्रविष्ट होगा ना। इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो क्या होता है अपने पास, हीलियम का अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास देखा जाए तो हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2। तो इसलिए इसे पी ब्लॉक तत्व नहीं कहा जाता है, लेकिन इसके जो गुणधर्म है वो गुणधर्म उत्कृष्ट गैसों के जैसे होते हैं, इसलिए इसको वहां रखना अपने लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वर्ग संख्या कौन सी आ गई अपने पास, 13, 14, 15, 16, 17 और ये वर्ग संख्या आ गई अपने पास 18। आवर्त की बात करें तो अपने पास यहाँ पर जो आवर्त आते हैं, ये आवर्त है हमारे पास इस तरह से जो चल रहे हैं वो आवर्त हैं। तो ये आवर्त हमारे पास कौन सा जाता है, पहला, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इसके बाद में जो सातवां आवर्त है वो सातवां आवर्त यहाँ आता है। ठीक है, जिनके अंदर जो तत्व है, इन तत्वों के नाम में अभी क्या बना हुआ है, संशय बना हुआ है। ठीक है, इनके नाम क्या है अपने पास, ठीक है, ये तत्व हैं, ये सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इनकी अपने बात करेंगे कि परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर के जो तत्व होते हैं उनको नामकरण कैसे दिया जाता है, क्या दिक्कतें आ रही है, तो वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अभी इनके बारे में अपने बातें नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपने बात आया कि जो प्रत्येक वर्ग अपने इसमें रखा गया है उसमें कौन कौन से रखने गए हैं अपने पास। उसके अंदर अपने देखे कि यहाँ पर अपने एक सीढ़ी नुमा इसके अंदर आकृति भी निर्मित की गई है इस तरह से। ठीक है, तो ये अपने पास सीढ़ी नुमा आकृति बनाई गई है। इस सीढ़ी नुमा आकृति में अपने कहा कि बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टब्थिन, टेलुरियम, ठीक है, पोलियम और एस्टेटिन, ये जो तत्व हैं वो कौन से हैं हमारे पास, उपधात्विक तत्व हैं। इन तत्वों को क्या नाम दिया आपने, उपधात्विक तत्व। और इस तरफ के जो तत्व हैं वो सारे क्या हैं, धातु है। और इस रेखा के उस तरफ जो है वो क्या आ रही है हमारे पास, अधातु है। तो इसका मतलब अपने पास अधातु और उपधातु सिर्फ पी ब्लॉक में उपस्थित होती है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो सारे सारे धात्विक तत्व ही हैं, उनमें सिर्फ धातुएं ही होती है। तो हमारी आवर्त सारणी का जो 80% जो भाग है वो किससे मिलकर बना हुआ है, धातुओं से ही मिलकर बना हुआ है। बाकी जो बचा हुआ भाग है वो किससे अपने पास, जो पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक में अपने बात की कि धातु भी मौजूद है, अधातु भी मौजूद है और उपधातु भी मौजूद है। तो अपने से पूछ लिया जाए कि अधातु और उपधातु कौन से उपकोष में होती है, तो अधातु और उपधातु सिर्फ पी उपकोष में ही होती है, अन्य उपकोषों में ये मौजूद नहीं होती है। इसके बाद में आपने ये कहा था कि ये जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, ये सारी क्या है, इसको अपने उत्कृष्ट गैसें नाम दिया था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इसे अपने क्या नाम दिया था, हेलोजन परिवार नाम दिया था। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलियम, इन्हें अपने चाल्कोजन परिवार नाम दिया था। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ,
इन्हें अपने क्या कहा था, निकोजन तत्व कहा था, निकोजन परिवार इसे नाम दिया था। तो ये इन तत्वों के अलग से नाम आ जाते हैं। इसके अलावा अपने वर्ग की जो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था आपने देखे कि यहाँ पर अपने कहा ना ये इलेक्ट्रॉन विन्यास पर भी तो आधारित है, तो इनमें सभी में जो इलेक्ट्रॉन है देखो NS2 तो अपने कंप्लीट कर ही चुके हैं पहले, तो इसमें क्या होगा देखो NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 और यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है NP6। हीलियम में नहीं मिलेगा, नियोन से देखने को मिलेगा अपने को, तो NP6। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी आधारित है। इसका मतलब जो वर्ग संख्या 13 है उनके सभी तत्वों में बाह्यतम कोश में P में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, 1। इसी तरह से वर्ग संख्या 16 के सभी तत्वों में बाह्यतम कोश में P में जो इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर आधारित अपनी क्या हो जाती है, श्रेणी हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए अपने पास धातु और अधातु दोनों हैं, तो इसका मतलब ये धनायन का निर्माण भी कर सकते हैं, ऋणायन का निर्माण भी कर सकते हैं, और उपधातुएं जहाँ पर आ जाती हैं तो वो तो धनायन व ऋणायन दोनों का ही निर्माण वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अपने से अगर वर्ग की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था अगर पूछी जाए तो वर्ग की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है संयोजकता कोश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो संयोजकता कोश में देखो 2s में होगा और 1 यहाँ हो गए, तो वर्ग की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था कितने देखने को मिलेगी, यहाँ पर अपने को 3 देखने को मिलेगी। मतलब सीधी सी बात अगर मैं कहूँ तो जिसका जो वर्ग है उस वर्ग का जो अंतिम अक्षर, जैसे इसके वर्ग का अंतिम अक्षर 3 है तो 3, इसके वर्ग का अंतिम अक्षर कितना है, 4 है तो 4, इसके वर्ग का अंतिम अक्षर 5, इसके वर्ग का अंतिम अक्षर 6 और इसके वर्ग का अंतिम अक्षर 7। ये तो उत्कृष्ट गैसें हैं तो इनके अंदर देखने को मिलेगी। आपने से पूछ लिया जाए कि हैलोजन परिवार की जो वर्ग की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, तो 7 बोलेंगे अपने। ठीक है, 16वें वर्ग की जो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, वर्ग की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, तो 6 बोला जाएगा। अपने डिस्कस करेंगे कि वर्ग की क्या होती है, उस तत्व की मुख्य क्या होती है, तो अलग अलग तत्वों की अपनी अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में भी जानेंगे जब इन वर्गों का अलग अलग रूप से अपने अध्ययन करेंगे। तो अभी तो अपने संयुक्त अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए अपने ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहे, सिर्फ इन तत्वों के बारे में अपने जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जब अपना चैप्टर एस ब्लॉक तत्व चैप्टर आएगा या पी ब्लॉक जो तत्व चैप्टर आएगा, उस पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 13 और 14 11th क्लास में रखे गए हैं, वर्ग संख्या 15, 16, 17, 18 इसको अपने 12th क्लास में रखा गया। तो प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक परिवार का अपने अलग से अध्ययन किया जाएगा। तो वहां जब अलग से अध्ययन करेंगे तो इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म सभी को अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में अपने थोड़ा सा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों के ऊपर अपनी बात करेंगे।